So today we are going to discuss a new chapter, and this is very, very, very important chapter, and this is quite a conceptual chapter. The chapter is basically reproduction, and इस reproduction chapter के अंदर हमने mainly क्या discuss करना है? देखो इस reproduction chapter के अंदर कुछ topics हैं जो बहुत important है और उन्हीं को हमने discuss करते हुए चलना है. कौन कौन से topics हैं? अगर मैं topics की बात करूँ इस chapter के, तो टॉपिक नंबर वन आपके पास क्या है? टॉपिक नंबर वन आपके पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नंबर टू आपके पास मौजूद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नंबर थ्री आपके पास है मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी के अंदर आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. और बाकी आपके पास एसटीडीज हैं. हाँ सॉरी, ये तीन ही मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है घूम फिर के. सही है. बाकी टॉपिक्स इन्हीं के अंदर आ जाएंगे. एसटीडीज, ठीक है. तो ये बस ये तीन टॉपिक्स हैं जिनको हमने बेसिकली डिस्कस करना है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. सही है. हाँ भाई, चल सही है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो आपका जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही है. सही है. चलो रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सही है. और दूसरी बात क्या है, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ सही है. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन. First, you have to know that what do you mean by the term reproduction. ठीक है. अब ये जो टर्म है ना रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है. एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है. सही है. एक ह्यूमन है, उसकी मैरिज होती है एक दूसरे ह्यूमन से. ठीक है. वो ब्रीड करता है और अपने ही जैसा ही एक इंसान प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो अगर आप देखो, तो हाउ कैन यू डिफाइन द रिप्रोडक्शन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करें और एक ऑफस्प्रिंग, एक चाइल्ड प्रोड्यूस करें, जिस चाइल्ड को आप ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी भी कह सकते हो. ठीक है. डोंट कंफ्यूज प्रोजेनी विद द चाइल्ड. ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल. चलो, अब आ जाओ आगे. अब आ जाओ आगे. और अब आगे क्या डिस्कस करना है? आगे ये डिस्कस करना है कि रिप्रोडक्शन होती कितनी तरह की है. ठीक है. तो इफ आई एम राइट आई एम राइटिंग हियर. ठीक है. तो आपकी जो रिप्रोडक्शन होती है ना, ये रिप्रोडक्शन होती है दो तरह की. सही है. रिप्रोडक्शन कितनी तरह की होती है? दो तरह की. एक को आप कहते हो ए सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, और दूसरे को आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है भैया। चलो, अब दोनों के अंदर फर्क क्या है और दोनों को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। चलो, अब अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ए सेक्सुअल, ए का मतलब होता है नॉट, नहीं। सेक्सुअल मतलब देर इज नो सेक्स, देर इज नो जेंडर, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म बाय जेंडर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर किसी जेंडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होकर रिप्रोड्यूस करता है। सर इसकी एग्जाम्पल दे दें। इसकी एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर बहुत सारी मिलेंगी, इसकी एग्जाम्पल्स आपको एनिमल्स के अंदर बहुत सारी मिलेंगी। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर भी हैं, एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर भी हैं। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस होता है वो तो आपको नहीं पढ़ाया जाता, अब पहले पढ़ाया जाता था, बट नाउ डेज इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब तो नहीं पढ़ाया जाता, बट स्टिल दिस इज क्वाइट वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, जो आप अपने मतलब उसके अंदर पढ़ते हो। ठीक है, हाँ, सही है। चलो, अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे सॉरी, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, बहुत सारे होते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस एक पैरेंट इन्वॉल्व है, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एक से ज्यादा पैरेंट इन्वॉल्व है, मतलब एक से ज्यादा से मुराद ये कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व विच आर डिफरेंट बाय जेंडर, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, वो दो पेरेंट्स इंटरब्रीड करते हैं और एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। सवाल ये होता है कि होता कैसे है। नंबर वन, भाई, नंबर वन प्रोसेस क्या होगा, मुझे बताओ। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर वन, उन दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द गैमीटोजेनेसिस। फिर ये गैमीट मिलेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये गैमीट मिलेंगे जिसको आप कहोगे ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग से अच्छा लफ्ज है, अगर मैं ब्रीडिंग से अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करूं तो मीटिंग, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मीट करेंगे। फिर क्या होगा, मीटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाहिर सी बात है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक नया बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। आसान जबान में हल्के हल्के मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज अ बेसिक स्टेप। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गए स्टेप्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Okay, so what I was saying that there are different steps of gametogenesis. Basically, the gametogenesis, the mating, the fertilization, the development. ठीक है, these are the basic steps of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब हमारा जो असल टॉपिक है ना इस चैप्टर का, वो है uh, वो है हमारे पास वो है हमारे पास सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आगे हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सही है, तो स्टार्ट करते हैं भैया. वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, चलो चल. अब अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, पहले मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूं. ह्यूमन ज़्यादा आसानी से हम समझ जाएंगे और फिर हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चल लेंगे. देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती. ह्यूमंस के अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा. एक ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा या फीमेल होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी. एक नॉर्मल इंसान जो पैदा होता है या तो वो मर्द होता है या वो औरत होता है. कोई तीसरी चीज नहीं होती. अगर वो तीसरी चीज हो रही है तो वो भी इन्हीं के बीच में होगी, लेकिन वो एक बीमारी है, वो एक पैथोलॉजी है, वो आपके लिए अभी फिलहाल जरूरी नहीं है. सही, आपके लिए बस इतना जानना है भाई, या तो मर्द होता है या कोई खातून होती है, बस ये दो ही चीजें हैं. सही है. अब बेटा मेरी आवाज बहुत क्लियर है. सही है, मेरी आवाज बहुत क्लियर है, मेरे एंड पे क्लियर है, इसलिए डोंट डोंट इवन पैनिक हियर. सही है, चलो. अब ह्यूमंस आर ह्यूमंस आर डायोशियस. डायोशियस का मतलब है मेल अलग है, फीमेल अलग है. या ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स होता है, या तो मेल होता है या फीमेल होता है. या ह्यूमंस आर हीट्रोफ्रोडाइट. ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप किंगडम एनिमेलिया के अंदर पढ़ते हो. ठीक है, यहां आपका उनसे कोई ताल्लुक तो नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया. सही है. अब जो हमारा असल टॉपिक है ना, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने क्या याद रखना है भाई? देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज समथिंग जिसके अंदर कुछ सिस्टम का पार्ट बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है और कुछ सिस्टम का पार्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. नॉर्मली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, जेनिटेलिया. वैसे तो ये लफ्ज सही नहीं है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम जेनिटेलिया का वर्ड यूज करते हैं. तो वो जेनिटेलिया, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जो कि बॉडी से बाहर मिलेगा. अगर मैं यहां लिखूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट बॉडी से बाहर मिलेगा. ऐसे पार्ट को आप कहते हो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या जेनिटेलिया, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो. जबकि बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको बॉडी के अंदर मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल जेनाइटेलिया. अब कौन सा पार्ट बॉडी के अंदर है, कौन सा पार्ट बॉडी के बाहर है, इसको डिस्कस करने के लिए वी नीड अ पिक्चर. वो पिक्चर ले आता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपके लिए भी चीजें आसान हो जाए. सही है, ओके. सी दिस पिक्चर. ठीक है, सी दिस पिक्चर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट? सर, बिकॉज दिस पिक्चर एक्चुअली shows that some part of the reproductive system is present outside. ठीक है, अगर आप यहां देखो तो ये पीनस नजर आ रही है आपको, एंड दिस इज द स्कॉटम. ठीक है, आप पीनस क्या होते हैं, स्कॉटम क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे. इतना पार्ट बॉडी के बाहर है और बाकी तमाम पार्ट बॉडी के अंदर है.
सही है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आ जाता है, इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? तो देखो, वेरी सिंपल, very very simple, that external genitalia is actually made up by the made up by the external genitalia के अंदर क्या क्या आ जाता है, बोलो भैया। आई वॉन्ट योर आंसर्स, आई वॉन्ट कि आप लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट करो। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आ जाता है? हम्म, बोलो भैया, आई वॉन्ट योर आंसर्स। पीनिस एंड स्कॉर्टम, ठीक है। सो पीनिस एंड स्कॉर्टम, ठीक है। व्हाट आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया? व्हाट आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया? तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर मैंने आपको बताया, एक तो आपको मिलेगा पीनस, दैट इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो मेटिंग का काम करता है। नंबर टू, द स्कॉटम। अब ये स्कॉटम क्या है, इस स्कॉटम के अंदर क्या होता है, इस स्कॉटम का फंक्शन क्या है, पीनिस का फंक्शन क्या है, अभी मैं बात उस पर कर ही नहीं रहा। अभी मैं नॉर्मल एनाटॉमी पे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहा हूँ। सही है भैया? अच्छा, अब यहां पे आपने क्या याद रखना है? देखो, याद रखना कि इस स्कॉटम के अंदर आपको मिलेगा गुनेट। इस स्कॉटम के अंदर आपको मिलेगा गुनेट, एंड इन द केस ऑफ मेल द गुनेट इज बेसिकली द टेस्टिस। सो a pair of testis is present inside the scrotum. Why it is present inside the scrotum, उस पर अभी बात करनी है। अभी मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात कर, अब इस टेस्टिस को, इस टेस्टिस से आपको स्पर्म्स, जो गैमीट्स हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करवाने। जाहिर सी बात है, मेटिंग के अंदर क्या होगा, मेटिंग के अंदर दिस इज क्वाइट सिंपल, दैट अ मेटिंग इज एक्चुअली द सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, अ मेल एंड अ फीमेल, ठीक है। मीटिंग इज वेरी सिंपल। मीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो डिफरेंट जेंडर्स के लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, दैट इज द मीटिंग, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस, जाहिर सी बात है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब इन गैमीट्स को आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तक पहुंचाना है, तो कोई ना कोई पाइप, कोई ना कोई डक्ट तो होगी, बिल्कुल है। सो दे आर कॉल्ड द एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। द एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स मौजूद है। अब अगर आप यहां देखो, तो ये आपको नजर आ रहा है टेस्टिस। इस टेस्टिस से एक डक्ट निकल रही है, जिस डक्ट का यहां टेस्टिस का, टेस्टिस के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द एपिडिडाइमस, ठीक है। अभी सिर्फ नाम सुनना है, अभी हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या मौजूद है? नंबर वन, एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस आगे जाके कंटिन्यू होता है, और ये कंटिन्यू होता है एज दिस ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड द वाज डेफरेंस, या इसे आप डक्टस डेफरेंस भी कहते हो, ठीक है। वाज डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री, फिर यहां पे आपको एक छोटी सी डक्ट नजर आती है। अब वो कौन सी डक्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो डक्ट है ना, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस डक्ट इज कॉल्ड द इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको आप क्या कहते हो? इजैक्यूलेटरी डक्ट का नाम। अभी बस सुनते जाओ।
अभी जस्ट सुनते जाओ, ठीक है, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर एक लास्ट में डक्ट मौजूद होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली ट्रांसफर कर देती है, दैट इज कॉल्ड द यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड द यूरिथ्रा। इस पूरे डक्ट सिस्टम के अंदर, इस पूरे डक्ट सिस्टम से क्या गुजरता है? गैमीट गुजरता है, स्पर्म गुजरता है, ठीक है, गैमीट का स्पर्म बात एक ही है, मतलब मेल के केस में। उस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डाला जाता है। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसे डिपॉजिट करवाया जाता है, तो दिस इज क्वाइट सिंपल कि वहां पे भाई एक सेल है ना, स्पर्म तो एक सेल है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए डिफरेंट सिक्रीशंस को मिलाया जाता है स्पर्म के अंदर। और वो सिक्रीशंस कौन बनाता है? ग्लैंड्स बनाते हैं, जिनको आप कहते हो एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स कुछ नहीं है, बस वो ग्लैंड्स हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से ग्लैंड्स हैं? नंबर वन, आपके पास मौजूद है सेमाइनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, जो पढ़ना चाहो पढ़ लो। सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। फिर आपको एक बड़ा सा वॉलनट शेप्ड ऑर्गन नजर आ रहा है, वॉलनट शेप्ड ग्लैंड नजर आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर थ्री, एट द टिप ऑफ एट द टिप ऑफ यूरिथ्रा, यहां पे नजर नहीं आ रहा, बट एक ग्लैंड होता है जिसको आप कहते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल। ये हो गए ग्लैंड्स। अब आखिरी बात, कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पीनस, ठीक है, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, पीनस इज कॉपुलेटरी ऑर्गन जो मीटिंग का काम करेगा। तो ये आपका हो गया मास्टर टेबल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, बेसिक एनाटॉमी आपको मैंने यहां बता दी। हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे भैया? हम स्टार्ट करेंगे गुणित से। हम स्टार्ट करेंगे गुणित से। बेटा जेनिटेलिया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ये टेस्टिस इज इंटरनल जेनिटेलिया, स्कॉटम इज बेसिकली द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो वो भाई दो ही ऑर्गन्स हैं, दो ही ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के बाहर है, पीनस और स्कॉटम। स्कॉटम के अंदर जो टेस्टिस है वो इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट है, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूं जेनिटेलिया क्या होता है। जेनिटेलिया इज द ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही दूसरा नाम जेनिटेलिया है, ठीक है। चलो, वी आर स्टार्टिंग विद द गुनेट्स, या गुनेट ज्यादा बेहतर नाम नहीं है। आई एम स्टार्टिंग विद द स्कॉटम। ये छोड़ो, गुनेट स्कॉटम ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा, टेस्टिस लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। टेस्टिस, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द टेस्टिस। बेटा फिजा जमाली एंड पे क्वेश्चन लूंगा आपका, सही है। चलो, अब टेस्टिस क्या होता है? मैंने आपको बताया था मेल्स में आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मौजूद है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जो बाय बर्थ मौजूद है। दैट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी sex organ is known as, this primary sex organ, this primary sex organ which is present by birth in a male is known as the testis, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि एक मेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको आप गुनेट कह रहे हो, और ये गुनेट इन द टर्म्स ऑफ इन मेल्स इज बेसिकली द टेस्टिस, ठीक है। मेल के केस में क्या है? टेस्टिस।
अब टेस्टिस के दो काम है, ये हम पढ़ चुके हैं, सही है। टेस्टिस के दो काम, नंबर वन, टेस्टिस का एक काम है सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन करना। सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, कौन सा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है? आप कहोगे टेस्टोस्टेरोन, पढ़ चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। नंबर टू, इसका काम है गेमीट प्रोड्यूस करना। सर मेल में जो गेमीट होता है, मेल में जो सिक्स सेल होता है, उसका नाम क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म का बनना इज spermatogenesis. So the formation of sperm is known as spermatogenesis. Genesis का मतलब है बनना, किसका? स्पर्म का बनना। अच्छा, अब ये गुनेड होते कहां पे? व्हाट इज द लोकेशन? व्हाट इज द लोकेशन? व्हाट इज द लोकेशन? तो उसको डिस्कस करें। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा बेटा ये टेस्टिस की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी है। ये ऐसे ठीक है, टेस्टिस। कुछ बुक आईएएस से भी लिखती है, मैं कुछ ईएस से भी लिखती है, आप जो फॉलो करना चाहो वो कर सकते हैं, ठीक है। ईएस लिख लो, ज्यादा बेहतर है, आपकी बुक में ईएस ही है। सही, चलो। अब टेस्टिस होते कहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाऊं, सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पी, ठीक है। सो सी दिस, ठीक है। This scrotum, this testis is present outside the body in a pouch, और इस पाउच का नाम क्या है? इस पाउच का नाम क्या है? दिस पाउच इज कॉल्ड द स्कॉटम। तो बॉडी के बाहर एक पाउच है, जिस पाउच के अंदर ये टेस्टिस मौजूद है, एंड दिस एंड दिस एंड दिस पाउच इज कॉल्ड द स्कॉटम, इनसाइड द स्कॉटम। बेटा जिसको जल्दी है ना, वो लाल बटन नजर आ रहा है, वो लाल बटन दबाए और क्लास से चला जाए, ठीक है। इनसाइड स्कॉटम, इनसाइड स्कॉटम। अब अपने कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो, इनसाइड स्कॉटम। अब ये स्कॉटम है क्या भाई? स्कॉटम एक पाउच है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। अगर आप देखो, दिस इज द पाउच विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एंड दिस पाउच विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, दिस इज मस्क्यूलर, एंड दिस पाउच इज कॉल्ड द स्कॉटम। इसके अंदर क्या मौजूद है? टेस्टिस मौजूद है। कितने होते हैं भाई? पेयर होते हैं, यानी कि दो होते हैं। मस्क्यूलर पाउच। सर वाई टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी? उसका जवाब भी अभी मैं दूं, बट सवाल ये होता है कि सर क्या ये बॉडी से बाहर ही बनते? क्या ये बॉडी से बाहर ही बनते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा भैया? आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, सॉरी, स्क्रॉटम, स्क्रॉटम की स्पेलिंग अलग लिखती है, वेट बेचा, स्क्रॉटम की स्पेलिंग अलग लिख दी है, सॉरी 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 सॉरी, स्क्रॉटम, सॉरी। अच्छा, तो सवाल ये होता है क्या ये टेस्टिस बॉडी के बाहर ही बनते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये टेस्टिस बॉडी के बाहर नहीं बनते, बल्कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होते हैं, डेवलप इन एब्डोमेन। कहा बनते हैं भैया? एब्डोमेन में बनते हैं। बट होता यह है कि सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, तो तकरीबन सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे ये इस पाउच के अंदर आ जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं, डिसेंड का मतलब है नीचे आ जाते हैं,
पाउच के अंदर आ जाते हैं और अल्टीमेटली फिर बॉडी के बाहर ही रहते हैं। सर इनको बॉडी के बाहर लाने का मकसद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो टेस्टिस के अंदर हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती। यानी कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। बट ये 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती नहीं है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये बेसिकली होती है बिलो 37 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 34 33, इस पे 34 ज्यादा बेहतर है। 34 डिग्री सेल्सियस पे आपकी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इसका मतलब ये है कि स्पर्म को डेवलप होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 34। अगर ये बॉडी के अंदर रहे तो इनका टेम्परेचर होगा 37। मसला है, इसीलिए बॉडी ने इनको बाहर एक पाउच के अंदर प्रेजेंट कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम। सर सवाल ये होता है कि चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी से बाहर हो, जुड़ा हुआ तो बॉडी से है ना। तो हाउ टेम्परेचर इज रेगुलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपकी किताबों में नहीं है, मतलब आपकी किताबों में इनडायरेक्टली है, बट ये आपकी किताबों में नहीं है। भाई बात बहुत सिंपल सी है कि दिस इज द पाउच, ठीक है, दिस इज द पाउच, और इस पाउच के अंदर डीप में कुछ मसल्स होते हैं। अगर मैं आपको मसल्स दिखाऊं ना, तो ये आपको नजर आ रहे हैं मसल्स। ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करते हैं। कैसे? देखो, इस पाउच के अंदर, इस पाउच में अगर मैं स्क्रोटम की बात करूं, तो इस स्क्रोटम की दो लेयर्स होती है। एक होती है बाहर वाली लेयर, जिसको आप कहते हो सुपरफिशियल लेयर। जाहिर सी बात है, ये किससे मिलके बनी होगी? स्किन से, स्किन से मिलके बनी होगी। जबकि जो डीप लेयर है, जो स्किन के नीचे है, उसके अंदर मसल्स होते हैं। इन मसल्स का नाम याद रखना चाहो तो रख लो, कोई मसला नहीं है, नहीं रखना चाहो ना रखो। दे आर कॉल्ड द डार्टोज मसल। दे आर कॉल्ड द डार्टोज मसल। इन डार्टोज मसल का ही काम टेम्परेचर रेगुलेशन है। सर कैसे? होता यह है कि जब सर्दियों के दिन आते हैं ना, तो सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर होता है कम, ठीक है, सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर हो जाता है कम। अब इनको टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 20 हो गया। अब अगर अगर इनको स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, तो जाहिर सी बात है इनको टेम्परेचर 34 चाहिए। बाहर 20 हो गया है, तो इनको हीट चाहिए, इनको हीट चाहिए। अब हीट चाहिए तो इनको बॉडी के करीब आना पड़ेगा। तो होता यह है कि ये जो डार्टोज मसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और ये जो स्क्रॉटम है ये ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये बॉडी के करीब हो जाता है और इसे हीट मिलने लगती है। लेकिन ड्यूरिंग समर जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो अल्टीमेटली बाहर का टेम्परेचर हॉट है। कितना है भाई बाहर का टेम्परेचर? 37 है या जो भी है। तो ये क्या करते हैं, डार्टोज मसल रिलैक्स करते हैं, क्योंकि बॉडी से भी हीट करीब आ रही है, बॉडी से इनको ज़्यादा हीट मिल रही है। तो ये डार्टोज मसल रिलैक्स कर जाते हैं नीचे, मतलब ये जो स्क्रॉटम है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस स्टार्ट हो जाता है। सही है। बस इस इतना कॉन्सेप्ट भी अगर याद रख लिया काफ़ी है। सर क्या हो अगर ये टेस्टिस पाउच के अंदर आए ही ना, ठीक है, अगर ये टेस्टिस पाउच के अंदर नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हो क्रिप्टो रिचिडिज्म। याद रखना चाहो रख लो, बच्चे पूछ रहे तो मेरे इसलिए होता। ठीक है, क्रिप्टो रिचिडिज्म, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब हो गया ये बेसिक सी बात ना, ठीक है। अब आ जाओ आगे। मैंने आपको स्क्रॉटम के बारे में बता दिया, मैंने आपको बाकी सारी चीजों के बारे में। अब आ जाओ, इस स्क्रॉटम के अंदर है टेस्टिस, ठीक है। ये जो टेस्टिस है ना, असल असल कहानी अब हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये तो सब बाहर बाहर की बातें थी, अब हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। टेस्टिस जो है ना, ये बेसिकली वो गुनेड है जो ओवल शेप्ड है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है। अब इसको जब आप देखते हो तो
अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहा है रेगुलेट, ये आपके कहाँ प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी के इन आउटसाइड प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर व्हाट व्हाट डज मीन बाय सेवेंथ मंथ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, सही है। आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी। देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाली जो स्पेलिंग होती है ना, IS वाली, ये इंग्लिश है बस बेटा। इसका मतलब है सिंगुलर, एक की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं ES के साथ लिखूंगा तो मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, यानी कि दोनों की बात कर रहा हूँ। सिंपल, ये भी आपको बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर IS के साथ लिख रहा हूँ तो सिंगुलर, और अगर ES के साथ लिख रहा हूँ तो प्लूरल, सही है। चलो, खैर, अभी जो हमारा टॉपिक था ना वो क्या था, देखो। अब मैंने क्या किया, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, क्या जिसके, ओके, सो सी दिस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, ठीक है। अब जब आप इसको देखते हो तो आपको क्या नजर आता है, आपको ये नजर आता है कि जैसे ही आपने स्क्रॉटम को ओपन किया ना, तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है टेस्टिस, ठीक है, दिस इज द टेस्टिस। इस टेस्टिस के ऊपर, इस टेस्टिस के ऊपर, इस टेस्टिस के ऊपर कुछ लेयर्स होती है, इस टेस्टिस के ऊपर कवरिंग्स होती है। उन कवरिंग्स का नाम क्या है, ठीक है, उन कवरिंग्स का नाम क्या है, उन कवरिंग्स का नाम क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट कवरिंग्स होती हैं। सबसे बाहर एक लेयर मौजूद होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग की, कनेक्टिव टिश्यू की, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द ट्यूनिका। ट्यूनिका कहते हैं लेयर को, ट्यूनिका, ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर आपको एक मिडिल लेयर मिलती है, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। दिस लेयर, and this layer is called the tunica albuginea। और फिर आपको सबसे अंदर जो लेयर मिलती है, दिस लेयर इज कॉल्ड, ये जो मैं येलो से बना रहा हूं, ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड द ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये तो हो गई लेयर्स की बात, कवरिंग की। अब आ जाओ जरा इसकी साइज, यानी कि लेंथ और वेट के ऊपर, सही है। तो अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, सिंगल टेस्टिस की बात करूं, तो आपके पास आपके पास ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस की जो लेंथ होती है, इट्स अबाउट 1 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ होती है 1 to 5 सेंटीमीटर। देन अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ होती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अभी आपने याद रखना है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। अब जो असल चीज है ना, वो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखो भैया, क्वेश्चंस एंड पे लूंगा, अभी क्वेश्चंस लेने का फायदा नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस एंड के लिए रखेंगे।
सही है, चलो अब आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, तो ये देखो भैया, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप देखो तो सबसे बाहर ये वाली लेयर मिल रही है, ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है। फिर आपको ये अंदर वाली लेयर मिल रही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर आपको एक और अंदर लेयर मिलती है, ठीक है। वो भी फिलहाल मैंने आपको बता दी है, बट याद रखना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो नहीं, कोई मसला नहीं है, खैर। अब होता क्या है, अगर मैं इस टेस्टिस को कट करूं तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे क्या नजर आएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ बनाऊं इसको, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कट किया। जैसे ही कट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे, ये समझो टेस्टिस, यहाँ पे मुझे क्या नजर आएगा, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह के लोब्स नजर आएंगे। इन लोब्स को मैं नाम देता हूं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का, ठीक है। अभी मैं ग्रॉस एनाटॉमी बता रहा हूँ, यानी कि आप जस्ट कट करो तो आपको जो नजर आएगा। सवाल ये होता है कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, एक एक टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, और यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना, हिस्टोलॉजी का मतलब है जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखे देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा नजर आएगा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या मौजूद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अबाउट 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। देखो याद रखना कि ये जो मैं नंबर्स बताता हूँ ना, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट मिल सकते हैं, बट मैं स्टैंडर्ड बताता हूँ। तो अगर आपकी बुक के अंदर कुछ और लिखे हो तो वो याद कर लेना, कोई मसला नहीं। सही है? चलो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, ये तो हमारी बात हो गई बेसिक की। अब होता यह है कि इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये कंबाइन करते हैं, देखो यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, सही है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको आप नाम देते हो, क्या भैया, जिसको आप नाम देते हो रेटिटेस्टिस का। तो अब इधर देखना, अब इधर देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक एक स्ट्रक्चर निकला, यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला। मैं जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम बना, ठीक है। यहाँ पे एक एक सिस्टम आ गया, एक कनेक्शन आ गया, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड द रेटिटेस्टिस। इसको आप क्या कहते हो, रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस ज्वाइन करते हैं और आगे कुछ डक्ट्स के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। इन डक्ट्स को आप नाम देते हो वाजा इफ्रेंशिया। इफ्रेंशिया कहते हैं लेकर जाने वाले को, इफेरेंट, इफ्रेंशिया, या इसे इफेरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं। डक्ट का छोटा भाई डक्ट्यूल, डक्ट का छोटा भाई डक्ट्यूल, ठीक है, दोनों नाम। दे आर नॉट प्रॉपर डक्ट्स, ठीक है, दे आर द स्मॉल डक्ट्स जो ऑर्गन के अंदर है, सही है। और फिर ये कंबाइन करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, एक डायलेटेड स्ट्रक्चर बनता है। जिस डायलेटेड स्ट्रक्चर को यहां पे अगर आप देखो, दिस डायलेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एपिडिडाइमस। दिस इज द एपिडिडाइमस, ठीक है, दिस इज द एपिडिडाइमस, ओके, दिस इज द एपिडिडाइमस, ठीक है। सो दिस इज द एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस नीचे आया और ये एपिडिडाइमस यहां तक, ठीक है। अब दिस इज द एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस से आगे एक ट्यूब स्टार्ट होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट दैट ट्यूब, एंड नॉट लाइक पायरामिड्स, ठीक है, नॉट लाइक पायरामिड्स, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, ओके। अब हो गई हमारी बेसिक चीज की बात, ठीक है। तो अब की क्या स्टार्ट हो गई, ये आपकी स्टार्ट हो गई आपका
क्या भैया, ये आपका स्टार्ट हो गया डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस, सही है। तो ये हमारी बेसिक एनाटॉमी की बात हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई देर आर 250 to 300 कंपार्टमेंट्स मेरे साथ फिल करवाओ भैया, present inside the testis, and these compartments are called testicular testicular lobule, ठीक है। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एंड दे आर कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने, एक एक लोब के अंदर एक से चार। फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके फॉर्म करते हैं रेटे टेस्टिस, और फिर इन रेटे टेस्टिस से आगे बनता है इफेरेंट डक्ट्यूल, और फिर इन इफेरेंट डक्ट्यूल से आगे बनता है एपिडिडाइमस, और फिर ये आगे एपिडिडाइमस क्या बनाता है भैया, ये आगे एपिडिडाइमस बनाता है आपका वास डिफरेंस। इतना अभी आपको याद होना चाहिए। इतना क्लियर, इतना क्लियर, इज इट क्लियर? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वासा इफरेंशिया एंड इफेरेंट डक्ट्यूल्स आर द सेम। इज इट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, चलो, चलो अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हमारी जो असल डिस्कशन है ना, वो हो रही है हिस्टोलॉजी के ऊपर। हिस्टोलॉजी का मतलब ये कि अब मैं इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को काटता हूँ और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देता हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी बुक्स ना बहुत अजीब अजीब सी बातें करती हैं और वो चीज़ों को तरीके से लिखती नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको तरीके से चीज़ों को बता रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनते रहना। और यहाँ पे मेरा जो ध्यान है ना, वो यहीं पे रखना, ताकि ये चीज़ें आसानी से आपकी समझ में आती है, ठीक है। चलो, अब बच्चों गौर से सुनना। होता यह है कि जब मैं इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को काटता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आते हैं, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं, एंड दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट, दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द द व्हाट, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये आपको नजर आ रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होता है और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है, जरा देख लो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, जो एसपी लिखा है ना, एसपी का मतलब है दे आर द स्पर्मेटोसाइट। तो आपका जो स्पर्म है ना, जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है, वो बनता ही इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब या मैं काम करता हूँ, इसके लिए एक और अच्छी डायग्राम ले आता हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो चीज़ें समझने के अंदर, ठीक है भैया। तो एक मैं पिक्चर ले आता हूँ। ओके, अब इधर देखो, सही है। ये मैं काम करता हूँ, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ, सही है। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, ठीक है। वेट, चलो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्या नजर आ रहे हैं भैया, दे आर द स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊं,
ये स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दैट द स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट है। अब होता ये है कि यहाँ पे आपको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, इस सेमेनिफेरस टिब्यूल के अंदर आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स। हाँ, तो दे आर कॉल्ड द सर्टोली सेल, सस्टेंटिकुलर सेल्स, या नर्स सेल्स, ठीक है, तो कई नाम इनके हैं, नर्स सेल्स। ये तो हो गए सर्टोली सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स या नर्स सेल्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, ये सेल्स कहाँ है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, तो इनको आप कहते हो आईसी सेल्स। आईसी सेल्स पढ़ा चुका हूं, बोलो भैया। आईसी सेल्स पढ़ा चुका हूं, ये टीएस सेक्शन है, ये टीएस सेक्शन है। आईसी सेल्स पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। आईसी सेल्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनका दूसरा नाम मैंने आपको बड़ा सा नाम क्या बताया था? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना, बस। टेस्टोस्टेरॉन, बस। अगर आप देखो तो ये जो ब्लड वेसल है ना, ये आपको नजर आ रही है, दिस इज द ब्लड वेसल, ठीक है। ये जो आपको लाल से नजर आ रही है ना, दिस इज द ब्लड वेसल। मैं अगर आपसे पूछूं कि, मेरा एक छोटा सा सवाल है बेटा, सवाल मेरा ये है, बहुत लॉजिकल सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो ब्लड वेसल, ये जो कैपिलरी है ना, ये इंटरस्टिशियल, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्यों है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्यों नहीं? सवाल है। बहुत बेसिक से सवाल है, एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे इसका जवाब दे देता है। हाँ भाई, सवाल बहुत सिंपल सा है। मैं बड़ा इंप्रेस हो जाऊंगा अगर कोई मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन बता देता है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट व्हाई कैपिलरी इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जॉन तुम करीब पहुंचे हो, जॉन अब्बास तुम करीब पहुंचे हो, मुझे इसका जवाब बताओ। मैं बड़ा इंप्रेस हो जाऊंगा, मैं लिटरली, मुझे बहुत पसंद आएगा अगर कोई मुझे इसका जवाब बताता है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट व्हाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है वो आपकी ब्लड वेसल में से। देखो बात बहुत सिंपल सी है। अब किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, करीब करीब पहुंचे और किसी ने जवाब नहीं दिया। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? इम्यून सेल्स। शाबाश अनिका, शाबाश अनिका, मुझे बड़ी बहुत खुशी हुई। बहुत सिंपल सी बात है। अगर अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती ब्लड वेसल, तो ब्लड अंदर आता। इस ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट्स है। अगर प्लेटिलेट्स, डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी इस स्पर्म को
इस स्पर्म को ये समझने लग जाते हैं कि ये तो बॉडी के अंदर का सेल नहीं है, ये बाहर का सेल है, तो क्या होता? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन तो हुई है, तो क्या होता? मेरा इम्यून सेल इन स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता। तो नेचर ने इसको बाहर रखा है, इसको सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर रखा है ब्लड कैपिलरी को। समझ में आता है? वेल एंड गुड। नहीं समझ में आता, आगे बढ़ो। सही है। यानी कि ब्लड वेजल, अब इधर देखना, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ब्लड वेजल और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में एक बैरियर है। ये देखो, ये बैरियर मौजूद है, ये बैरियर मौजूद है। ये बैरियर क्या कर रहा है? ब्लड वेसल को सेमिनिफेरस टिब्यूल से सेपरेट कर रहा है। इसे आप कहते हो ब्लड ब्लड टेस्टिस बैरियर। अच्छा, ये आपकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखा, बट इसका कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बताया। मजा आया? मजा आया भैया? चलो आगे बढ़ते। अब सवाल ये होता है कि सर आपने मुझे नॉर्मल एनाटॉमी बता दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी बात सही है, सही है। अब हमें ये बताएं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? तो मैं यहां लिखता हूं, सर्टोली सेल्स के फंक्शन सुनते जाओ। नंबर वन, नंबर वन, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं सर्टोली सेल्स के फंक्शन, ताकि आपको ना याद हो क्या रहे। सही है, चलो। नंबर वन, सर्टोली सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन जिसकी वजह से इन्हें नर्व सेल्स भी कहते हो, वो ये है कि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इसको, टू स्पर्म्स। एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या केमिकल कह लो। उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन इनहिबिट करता है, नाम ही सब कुछ बता रहा है किसको? एफएसएच को। अब एफएसएच का काम यहां पे क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा। नंबर थ्री, मेरे साथ इसी तरह का चार्ट बना लो, जिंदगी आसान हो जाए। ये आपके स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नंबर फोर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपके टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है। जैसे बाइल की कंसंट्रेशन कहां होती है? बोलो भैया, बाइल की कंसंट्रेशन क्या होती है? बाइल की कंसंट्रेशन कहां होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन है वो कहां पे होती है भैया? टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है आपके सेटूल से। क्लियर? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब बात करता हूं मैं पीनिस की, दैट इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। चलो, अब आई एम टॉकिंग अबाउट द पीनिस। First, we talk about the normal anatomy of the penis, and then we'll discuss about the normal physiology of the penis. ठीक है, पहले हम एनाटमी डिस्कस करेंगे और फिर हम फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब पहले मैं एनाटमी डिस्कस करूंगा, एनाटमी का मतलब स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल डिस्कस द। चलो, तो पीनस क्या है? पीनस इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। वो ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेनेट्रेट करके स्पर्म्स को डिपॉजिट करेगा। कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ये याद रखना है, सही है। अब ये कॉपुलेटरी ऑर्गन किस तरीके से डिपॉजिट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? बिकॉज यही वो पीनस है जो यूरिनेशन भी करवा रहा होता है, और यही वो पीनस है जो कॉपुलेशन का भी काम करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी काम करता है। हाउ? बेसिकली
ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टिमुलस, ये जो पीनस है इसमें ब्लड फ्लो होता है, इसका साइज यानी कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है. दिस इंक्रीज इन साइज and length of the penis due to sexual stimulus is called the erection. This is called the erection. Very simple. This is called the erection. So yeah. अच्छा अब सुनना मेरी बात. अब सुनना मेरी बात जस्ट. अब मेरी बात सुनते रहना भैया. सही है. अब होता यह है, अगर मैं इस पीनस को कट करूं तो इस पीनस के अंदर मुझे नजर आते हैं कुछ टिश्यूज. अब ये क्या किया मैंने, पीनिस को कट किया. अच्छा पहले पीनिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पहले पीनिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर पीनिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है ये पीनस, ये पीनस बॉडी से जुड़ी हुई है. ये दिस इज द होल पीनस. ठीक है. ये बॉडी से जुड़ी हुई है इतने पार्ट से. ठीक है. ये देखो ये कुछ इस तरह का टिश्यू निकल रहा है जिससे ये बॉडी से जुड़ी हुई है. दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द पीनस. देन ये जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट ऑफ द पीनस. देन यहां पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द ग्लैंड्स ऑफ द पीनस. और इसके ऊपर नॉर्मली बाय बर्थ एक एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक स्किन की लेयर होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द फोर स्किन. ड्यूरिंग सर्कमसिजन, जो जिसे आप नॉर्मल उर्दू जबान में खतना कहते हो, उसमें इस फोर स्किन को रिमूव किया जाता है. फोर स्किन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है. ये आपने याद रखना है. अच्छा अब सवाल ये होता है कि सर इरेक्शन होता कैसे, इरेक्शन होता कैसे. वैसे ही आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मेरे लिए समझाना बहुत जरूरी है. होता क्या है कि जब आप स्पीनिस को कट करोगे ना तो यहाँ पे आपको तीन कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं. क्या नजर आ रहे हैं, तीन कंपार्टमेंट्स. अब इन तीन कंपार्टमेंट्स में ये जो ऊपर वाले दो होते हैं ना, इनको आप कहते हो कॉर्पस कैवर्नोसम. ठीक है. बस नाम सुनना है, नाम सुनना है, कुछ याद नहीं रखना है इसमें. और नीचे वाला ये जो नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस स्पंजियोजम. ये ना स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं. अब अगर आप देखो तो ये बीच में आपको नजर आ रही है ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल नजर आ रही है. ठीक है. होता क्या है कि जब सेक्सुअल स्टिमुलस आता है ना तो पीनस के अंदर ब्लड भर जाता है. ब्लड, पीनस का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टिमुलस. इसीलिए आपको याद होगा कि इरेक्शन इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सवाल है मेरा, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक बच्चों भूल गए इतनी जल्दी. ड्यूरिंग आपके सामने शेर आ गया, कोई चाहेगा कि उसको इरेक्शन कॉज हो, नहीं होगा. तो इरेक्शन इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसीलिए रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर क्या हो रहा है, मतलब जब नॉर्मल सेक्सुअल स्टिमुलस आ रहा है तब ब्लड फिल हो रहा है इसके अंदर, इन स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से इस पीनिस का, इस पीनिस की लेंथ और इस पीनिस का जो विड्थ है, इस पीनिस की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है. इससे फायदा क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन में आसानी हो रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. खैर ये नॉर्मल सेक्सुअल स्टिमुलस है. और फिर यहाँ पे इसको कॉर्पस स्पंजियोजम में ये आपको नजर आ रहा है यूरेथ्रा. दिस इज द सेम ओपनिंग जहां से यूरिनेशन होगी. दिस इज द सेम ओपनिंग जहां से सीमेन जो है वो बॉडी से बाहर जाए. ठीक है. ये आपने याद कर लेना है. बस इसके अंदर आपने जो है वो बेसिक बेसिक सी बातें याद रखनी है. आई होप कि ये बातें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा होगा. सही है. सही है. मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी. चलो भैया. तो मैंने आपको तकरीबन नॉर्मल एनाटॉमी बता दी. क्या बताया भाई, यहाँ पे क्या मौजूद है, इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद है. जिन इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद है, जिन इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर ब्लड जमा होता है. पूलिंग ऑफ ब्लड, पूलिंग का मतलब है जमा होना. पूलिंग ऑफ ब्लड इनसाइड these tissues, inside these tissues
जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन विड्थ एंड लेंथ of the penis, and that is called erection. That is called the erection. Simple. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप कि ये बातें क्लियर होती सही. ड्यू टू सेक्सुअल स्टिमुलस. ठीक है. अब सर व्हाट इज सर्कमसिजन? सर्कमसिजन जैसे आप उर्दू जुबान में खतना कहते हो, खतना क्यों होती है? खतना इज़ अ रिलीजियस टर्मिनोलॉजी. नॉर्मली ज्यूज और मुस्लिम्स के अंदर ये नॉर्मली देखने को मिल रही हो. ठीक है. खैर ये सब आगे की चीज़. सीमेन क्या है बेटा, डिस्कशन होगी तो इसलिए अभी इंतजार करो. ठीक है. जस्ट वेट, वेट एंड वॉच. चीज़ें आसान होंगी आपके लिए. आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं. सही है. आई होप कि मजा आ रहा होगा. ये टॉपिक ना काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट दिस इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मजा आ रहा है. स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगी मैं अभी डिस्कस करूंगा. अभी जब आगे आएगा ना डिस्कशन, तो सब डिस्कशन. ठीक है. चलो. ओके. इरेक्टाइल टिश्यू को, इरेक्शन के लिए कोई हार्मोन नहीं है सर. पीनिस एंड स्कॉटम के ऊपर प्यूबिक हेयर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. होता ये है कि पीनिस और स्कॉटम के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली ड्यू टू द प्रोटेक्शन. ठीक है. आपकी वार्म वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए होते हैं. फोर स्किन को क्यों रिमूव करते हैं? दैट्स टोटली आ रिलीजियस टर्म. ठीक है. रिलीजियस परस्पेक्टिव इसका. ठीक है. इसका कोई साइंटिफिक ताल्लुक नहीं है. बस मैंने जहाँ तक रिसर्च की है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, इट एक्चुअली डिक्रीजेज द चांस ऑफ पिनाइल कैंसर. पिनाइल कैंसर का काम, पिनाइल कैंसर जो है वो काफ़ी हद तक कम कर रहा होता है. उसके अलावा जो हाइजीन होती है ना ऑफ द जेनिटेलिया, यानी कि पीनिस की जो हाइजीन होती है ना, उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है. ठीक है. ओके. चलो. आगे बढ़ते हैं. सही है. चलो. ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब मुझे एक पिक्चर लेनी है, वो पिक्चर ले लेता हूँ. सही है भैया. चलो. अब मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली में कहाँ होगी. तो आपका जवाब क्या होगा भैया? स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली कहाँ पे हो रही है? आई वांट योर आंसर्स. एग्जैक्टली वेयर द एग्जैक्टली वेयर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस टेकिंग प्लेस. नहीं, फोर स्किन रिमूव करना इट्स नॉट कंपल्सरी. इट्स अ रिलीजियस टर्म. ठीक है. सेमिनिफेरस ट्रिब्यूट. शाबाश. शाबाश. सेमिनिफेरस ट्रिब्यूट. शाबाश 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 शाबाश. चलो. अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये स्पर्म बने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो मुझे ये बताओ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये कहाँ जाएगा? आई वांट योर आंसर्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? ये मैं चार्ट पढ़ा चुका हूं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस में. रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा? मेरे साथ बोलो. रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एपिडिडाइमस में. ईफेरेंट डक्ट्यूल के अंदर, वाजा ईफेरेंशिया के अंदर. वाजा ईफेरेंशिया से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमस के अंदर. एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा? वाज डेफरेंस के अंदर. अब आगे देखो. अब आगे देखो. अब वाज डेफरेंस से, ये वाज डेफरेंस, दिस इज द होल वाज डेफरेंस. ठीक है. ये वाज डेफरेंस है. सॉरी. ये वाज डेफरेंस आगे आती है, और ये वाज डेफरेंस ओपन हो जाती है किसके अंदर? दिस इज द वाज डेफरेंस. और यहां पे ये ओपन हो जाती है किसके अंदर? एक ग्लैंड के अंदर, जिस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेजाइकल. देखो, एक सेमाइनल वेजाइकल ये रहा, एक सेमाइनल वेजाइकल ये रहा, यानी कि पेयर्ड में. सही है. अब इस सेमाइनल वेजाइकल से ये डक्ट निकलती है. अब मैं इसको साइड से देखता हूं. ये रहा सेमाइनल वेजाइकल. इस सेमाइनल वेजाइकल से ये डक्ट निकली. ठीक है. ये देखो. ये रहा आपका वाज डेफरेंस. एक्चुअली में यहां देखो, ये रहा वाज डेफरेंस,
ये जो आपको नजर आ रहा है ना वाज डेफरेंस, एक्चुअली में एंटर हो गई सेमाइनल वेसिकल के अंदर। इसके पीछे भी पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आ रही वाज डेफरेंस, ये डक्टस डेफरेंस, और पीछे से आ रहा है ये आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल की डक्ट। सो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, नॉट सेमिनिफेरस टिब्यूल की डक्ट, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट। ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आ रही है। ये आपके पास आ रही है डक्ट ऑफ द, अगर मैं यहां बना दूं ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आएगा। ये देखो, ये मैं साइड से देख रहा हूँ, बॉडी को आधे हिस्से से काटा और देख रहा हूँ। ये आ रही है आपके पास सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, और ये आ रही वाज डेफरेंस। ये दोनों जब मिलती है ना, तो ये जो डक्ट बनती है, इस डक्ट का नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। सर इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट क्यों कह रहे हैं, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा। सही, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो गई किसके अंदर, ये ओपन हो गई, दिस इज द यूरिथ्रा, दिस इज द यूरिथ्रा। ये एंटर हो गई यूरिथ्रा के अंदर, सिंपल, दिस एंटर्स इनटू द यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा आगे एंटर हुआ, एंड दिस इज द पीनिस, पीनिस की रूट में एंटर हुआ। तो यहां पे टिप पे एक ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देखो, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये पी पेयर्ड है, ठीक है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। एम्पुला कहाँ होता है, अभी रुक जाओ, अभी एम्पुला के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। अभी बस सुन लो बेटा, मेरी बात सुनो। अभी मैं एम्पुला के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल से आपको पहले वो याद करवा रहा हूँ। सही है, अभी मैं सिंपल सी आपको चीजें याद करवा रहा हूँ। अभी मेरी बात बस सुन लो। सही है, अब ये यूरेथ्रा में एंटर हुआ और यूरेथ्रा से, यूरेथ्रल ओपनिंग से बॉडी से बाहर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कॉपर्स ग्लैंड इज एक्चुअली द सेकंड नेम ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जब आएगा तो बताऊंगा। अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, सवाल ये है कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पाथवे क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर नहीं जाता, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। चलो, सबसे पहले स्पर्म कहां पे बना, अब मुझे पूरा पाथवे बताओगे। सबसे पहले स्पर्म कहां पे बना, सबसे पहले स्पर्म कहां पे बना, सेमाइनल वेसिकल के, सॉरी सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म कहां पे गया, एग्जैक्ट पाथवे बताओ। सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहां पे गया, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से कहां पे गया, रेटिटेस्टिस से कहां पे गया, ईफेरेंडक्ट्यूल के अंदर, या वाजा इफरेंशिया के अंदर। वाजा इफरेंशिया से कहां पे गया ये, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से कहां पे गया ये, वाज डेफरेंस में। वाज डेफरेंस से कहां पे गया ये, वाज डेफरेंस से कहां पे गया ये, वाज डेफरेंस से कहां पे गया ये, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। और इजैक्यूलेटरी डक्ट में, डक्ट से कहां चला गया, यूरिथ्रा में। तो यहां पे जो मैंने आधा चार्ट बनाया था ना, इस आधे चार्ट को मैं कंप्लीट कर देता हूं। वाज डेफरेंस से कहां पे गया भाई, वाज डेफरेंस से ये गया इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहां चला गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट से ये यूरेथ्रा में चला गया। अच्छा, अब अगर आप यहां देखोगे ना बच्चा, यहां आ जाओ, ठीक है, वापस यहां आ जाओ। ये जो वाज डेफरेंस है ना, ये वाज डेफरेंस ये रहा, ये वाज डेफरेंस नीचे आता है, और ये वाज डिफरेंस एक एक डायलेटेड पोर्शन के अंदर, एक स्वेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द एम्पुला। एम्पुला कहते हैं स्वेलिंग को, जहां पे ज्यादा जगह होती है ना उसको कहते हैं एम्पुला, ठीक है। उसको आप कह रहे होते हैं एम्पुला, ठीक है। आपकी किताब इंतहाई फजूल बातें लिख देती है, काम की बातें कुछ नहीं लिखती ना। वो डेवलपमेंट के बारे में बताती है, लेकिन एम्पुला के बारे में लिख देती है। बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। सही है, इतना क्लियर है भैया, इज इट क्लियर। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलो, ये तो हो गए हमारे डक्टस सिस्टम। डक्ट सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब मैं आगे आपसे बात करूंगा किसकी, एसेसरी ग्लैंड्स की। अब याद रखना बच्चा, ये जो स्पर्म है ना, मैं यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, आई वांट कि आप यहां देखो, ठीक है। ये जो स्पर्म है ना,
ये स्पर्म अकेले बॉडी से रिलीज नहीं होता, बल्कि इस स्पर्म के साथ डिफरेंट सिक्रीशंस को मिलाया जाता है, डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन को मिलाया जाता है, जैसे आप कह लो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन। इन ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन को मिला के कहा जाता है सीमेन। तो सीमेन एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म है और ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन है, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सीमेन बन रहा है। ठीक है, अब सीमेन कैसे बनता है, क्या बनता है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम ग्लैंड्स की बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है भैया? आई होप कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, बट उसको हमें एंड पे लेंगे। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स। अब ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है ना, इसमें सबसे पहला ग्लैंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक चार्ट बना लेते हैं। चलो, एक चार्ट बना लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से हम डिस्कस कर सकें। वेट करना बच्चा। जस्ट वेट। चलो, एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अब इस चार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक टेबल को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये टेबल आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपने कुछ याद नहीं रखना। सही है? देखो, सबसे पहले आई टॉक अबाउट, जस्ट गिव मी अ मिनट, पहले मैं एक और लाइन खींच दूँ ताकि, हाँ चलो, चलो, अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा सेमाइनल वेसिकल की, फिर मैं बात करूंगा प्रोस्टेट ग्लैंड की, फिर मैं बात करूंगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों की डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। देखो, सबसे पहले बेटा, मैं अगर बात करूं सेमाइनल वेसिकल की, तो याद रखना सेमाइनल वेसिकल इज अ पेयर्ड ग्लैंड। दो है, दिखा चुका हूं, इट्स अ पेयर्ड ग्लैंड। ठीक है, दो है। नंबर 2, नंबर 2, यहां पे सेमाइनल वेसिकल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये सिक्रीशन होती है अल्केलाइन। क्या होती है? अल्केलाइन सिक्रीशंस। एल्केलाइन सिक्रीशंस, एल्केलाइन सिक्रीशंस होती हैं जिसका पीएच अराउंड 7.4 के आसपास होता है। ठीक है, पीएच ना भी याद करो तो चलता है। सही है? अब होता क्या है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चा। सीमेन के अंदर जो भी ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन है, उसमें सबसे बड़ी सिक्रीशन, अब हमारी बुक ना इंतहाई घटिया किस्म की बातें लिखती है, और ये कहती है कि भाई जो आपका सेमाइनल वेसिकल है ना, कुछ किताबें ये कहती हैं, जो कि गलत कहती है, मतलब वहां मिस इंटरप्रीट किया हुआ होता है कि सेमाइनल वेसिकल लार्जेस्ट ग्लैंड है। नहीं, आधा जुमला लिखा हुआ है, सेमाइनल वेसिकल सीमेन का 60% बना रहा होता है। सीमेन के अंदर जो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन है ना, सीमेन के अंदर
जो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? मेजर कंट्रीब्यूशन आपका सेमाइनल वेसिकल का। कितना परसेंट? 60%। 60%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इस सिक्रीशंस के अंदर होता क्या है? वो सिक्रीशन जो आपके सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है भैया? नॉर्मली ये सिक्रीशन होती है मिल्की, ठीक है, अल्कलाइन होती है। फिर मैंने आपको बताया, सॉरी नॉट मिल्की। इस सिक्रीशन के अंदर क्या क्या होता है, कुछ बातें याद रख लो। अगर मैं कंपोनेंट्स लिखूं यहाँ पे चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, या कॉम्पोजिशन ज्यादा बेहतर लफ्ज है। कॉम्पोजिशन लिखूं तो नंबर वन यहाँ पे मौजूद होता है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? ये फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। नंबर टू, यहां पे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? जब सीमेन, ये सीमेन को कोगुलेट करवाते हैं, ठीक है। अगर सीमेन बॉडी से रिलीज हो जाए तो कुछ मिनट बाद सीमेन क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मौजूद होती है, एंड दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना, वो आपके स्पर्म को एक्टिव रखता है। ये याद रखना है। सही है भैया? क्लियर रहेगा? आसान है? आसान है? चलो, अब अगली चीज की बात करता हूं, प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट एक ही ग्लैंड होता है। अगर आप ऊपर देखोगे ना, आप कहोगे सर ये तो लग रहा है दो हिस्से हैं। नहीं भाई, ये एक ही हिस्सा है, ये बीच में से गुजर रही है, ठीक है। तो प्रोस्टेट। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि सर आपने अभी ये नहीं बताया कि इजैकुलेटरी डक्ट को इजैकुलेटरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, इजैकुलेशन क्या होती है? सीमेन का बॉडी से रिलीज होना इज इजैकुलेशन। तो जब वाज डेफरेंस में सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन एंटर हुई, तो क्या हुआ? इजैकुलेशन का मेजर कंटेंट बन गया, इसीलिए आप इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हो। खैर वो ना भी याद करो तो चलता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। याद रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है, ठीक है। अनपेयर्ड होता है। दूसरी बात, प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन देखो ना, तो यहाँ पे जो सिक्रीशन होती है वो मिल्की होती है। मिल्की का मतलब है, अगर आप कभी सीमेन को बॉडी से रिलीज होता देखोगे ना, तो सीमेन बेसिकली मिल्की कलर का होता है, मिल्क जैसा होता है ना, बिल्कुल मिल्की व्हाइटिश नेचर का होता है। और इसका जो पीएच होता है वो तकरीबन 6.5 होता है। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो 30% कंट्रीब्यूशन आपकी किसकी है? प्रोस्टेट की, ठीक है। 30% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर होता क्या क्या है, तो सुन लो। कॉम्पोजिशन क्या है? नंबर वन, यहां पे होता है सिट्रिक एसिड। अब इसकी इंपॉर्टेंस याद नहीं करनी, बस जिसकी बता रहा हूं उसकी याद करनी है। उसके अलावा यहां पे होते हैं लिपिड्स। उसके अलावा यहां पे होते हैं एंजाइम्स। और उसके अलावा यहां पे होते हैं कैल्शियम आइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम आइंस क्या करते हैं? स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल्स एज वेल। ये याद रखना है। चलो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये जो प्रोस्टेट है अपनी सिक्रीशन कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है? यूरेथ्रा के अंदर, बस ये याद रखना है। अब सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है? देखो बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम सिर्फ इतना है कि जब इजैकुलेशन होने वाली होती है ना, अब देखो, मेरी बात गौर से सुनना।
ये वो यूरेथ्रा है, जिस यूरेथ्रा से क्या होगी, जिस यूरेथ्रा से आपकी यूरिनेशन भी होगी, यानी कि यूरिन भी पास होगा, और इसी यूरेथ्रा से इजैकुलेशन भी होगी। सर एक ही वक्त में दोनों हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बियॉन्ड योर लेवल। बट आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि जब यूरिनेशन हुई, लेट सपोज एक मेल है, वो यूरिनेट करता है, यूरिनेट के बाद दे ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ फीमेल, एंड अल्टीमेटली अगर यूरिनेशन के बाद, देखो यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म आ जाता है, सीमेन आ जाता है, तो स्पर्म तो डाई कर जाएगा। तो आपने इजैकुलेशन से पहले, यानी कि सीमेन को बॉडी से रिलीज होने से पहले, इस यूरेथ्रा को क्या बनाना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, इससे आप जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हो, ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, ये जो कॉपर्स ग्लैंड है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, पहली बात तो ये पेयर्ड है, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस। तो ऑर्गेजम से पहले, इजैकुलेशन से पहले, ये म्यूकस क्या काम करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एनवायरनमेंट को, किसके, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज यूरेथ्रा, ताकि सीमेन में स्पर्म आराम से गुजर सके। दैट इज ऑल अबाउट द दैट इज ऑल अबाउट द दैट इज ऑल अबाउट द आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब पढ़ते हैं सीमेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट ब्रेक तो मैं ब्रेक दे दूंगा। यू वांट ब्रेक बच्चों? इफ यू वांट ब्रेक तो मैं ब्रेक दे दूंगा, मसला नहीं। सीमेन के बाद, अभी नहीं। छुट्टी नहीं होगी भाई। लाल बटन नजर आ रहा है ना, लाल बटन दबाओ, छुट्टी हो जाएगी। चलो सीमेन के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, सीमेन के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, अभी नहीं, सीमेन के बाद, ठीक है। चलो बच्चा, सीमेन डिस्कस करते हैं। सीमेन क्या होता है? देखो सीमेन एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स है, जो कि सेल्स है, और इन स्पर्म्स को अगर आप सिक्रीशंस के साथ मिला दो तो क्या बन जाएगा, सीमेन बन जाएगा। अब ये जो सीमेन है ना, इस सीमेन के अंदर 10% ही सिर्फ क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। कितना परसेंट स्पर्म्स होते हैं? सिर्फ 10%। सर आपकी बात सही है। मुझे ये बताइए कि इस सीमेन का इस सीमेन का पीएच क्या होता है। इसका अगर पीएच देखूं तो इसका पीएच होता है बेसिक, और नॉर्मली इसका पीएच होता है अबाउट 7.35 से लेकर 7.5, ठीक है। सर आपकी बात समझ में आ जाती है। अब ये बताइए कि जब स्पर्म, एक मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है, और सेक्सुअली एक्टिव जैसे ही होता है तो वो सीमेन रिलीज करता है। तो सीमेन रिलीज करना, पीनिस से सीमेन रिलीज करना इज कॉल्ड द इजैक्यूलेशन। सो हाउ कैन यू डिफाइन ejaculation? Ejaculation is the release of, not sperm, release of semen from penis. सर एक इजैकुलेशन के अंदर, यानी कि एक इजैकुलेशन के अंदर कितना सीमेन होता है? तो एक इजैकुलेशन के अंदर, एक इजैकुलेशन के अंदर 2 से 5 ml सीमेन होता है। 2 से 5 ml सीमेन होता है। अब 2 से 5 ml सीमेन है,
सही है सर। इसके अंदर कितने स्पर्म नॉर्मली होने चाहिए? भाई ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट मिलेगा, मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं। तो एक इजेक्यूलेशन के अंदर नॉर्मली स्पर्म्स होते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। सर लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही चाहिए, तो इतने सारे की? उसका जवाब मैं आगे दूंगा। ठीक है, चल। अच्छा सर, अब ये बताइए कि एक नॉर्मल इंसान में 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो। अगर एक इंसान नॉर्मल है तो 60% स्पर्म का जो शेप होना चाहिए और जो साइज होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। शेप एंड साइज नॉर्मल, यानी कि 200 से 300 मिलियन में से 60% का शेप और साइज क्या होना चाहिए? नॉर्मल। और इन 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जो विग्रस मूवमेंट दिखाए, बहुत तेजी से मूव करे। सर ये हमें कैसे पता लगेगा? भाई एक डॉक्टर सीमेन एनालिसिस करवाता है ताकि उसे ये सब पता चल जाए। ठीक है, ठीक है भैया। चलो, ये था सीमेन के बारे में, सही है। ओके। ओके।